आज हम फिर लौटे हैं एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री चैप्टर 1 हड़प्पा के बारे में। इस वीडियो का पहला पार्ट आ चुका है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें। साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ अगर जो आप CUET 2025 की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा संघर्ष बैच जो बहुत एक मिनिमम कॉस्ट पे आपको पूरे CUET 25 की तैयारी करा रहा है। उसके साथ साथ हम डेली लाइव क्लासेस करेंगे। इसमें आपको मिलेगा इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के MCQ मिलेंगे। आपको डेली लाइव क्लासेस होंगी, आपकी डाउट सॉल्विंग क्लास होगी। उसके साथ साथ आपको फॉर्म फिलिंग की गाइडेंस भी दी जाएगी। उसके साथ प्रेफरेंस भी आपको बताया जाएगा कि आपको प्रेफरेंस कैसे बनाने हैं, जो DU का काउंसलिंग का एक मेजर पार्ट है। तो इसके अलावा अगर जो आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बैच का जो मिनिमम कॉस्ट है 2500 बस। तो आप जल्दी से जुड़िए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेसिंग सोशल डिफरेंसेस, यानी हड़प्पा में सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करती थी कि या नहीं करती थी, या एक इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, बहुत सारे मेथड्स को स्टडी करते हैं, जिनमें से एक जो उनका मटेरियल सोर्स हो वो है बरियल्स को स्टडी करना। बरियल्स जैसे उसी टाइम पीरियड के सेम समकालीन जो टाइम के उसी टाइम पीरियड या उसी कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड के जो सिविलाइजेशन थी, जैसे इजिप्ट सिविलाइजेशन के आपने एक पिरामिड के बारे में सुना होगा, ग्रेट पिरामिड, यानी जिसमें बॉडीज को मम्मी के रूप में रखा जाता था। तो उसमें क्या सिस्टम था, उसमें ये था कि उस बॉडी जो उसकी जो कॉफिन होती थी उसके अंदर ज्वेलरी हो गई, प्रीशियस मेटल्स हो गए, कॉपर के चीज़ें हो गई, या खाने पीने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें रखी जाती थी। तो सेम पैटर्न में जो हड़प्पा में क्या क्या एविडेंसेस मिलते हैं उस चीज़ को हम देखते हैं। तो बरियल्स में जो हमें मिले हैं हड़प्पा में जो बरियल्स मिले हैं वो पिट्स में यूजुअली वो मिले हैं, वो सारे वो पिट्स में मिले हैं, यानी एक गड्ढे में सारे बरियल्स मिले हैं गड्ढे में मिलने के साथ साथ एक चीज़ और मिली है, कुछ गड्ढों में कुछ पिट्स में ब्रिक की फोर्टिफिकेशन की गई, यानी किसी पिट्स में ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है। क्या हम इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि कुछ लोग जो पहले से प्रिविलेज थे, कुछ सोशल अपर क्लास के लोग थे जो ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करते ताकि वो मेन स्ट्रीम से अलग दिख सके। उसके साथ साथ ही जो डेड बॉडीज़ को पिट्स में डाला जाता था तो कुछ हमें मटेरियल्स भी मिले हैं, जैसे पोट्री, ऑर्नामेंट्स में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे ज्वेलरी। तो इसके बेसिस पे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, वो उन्होंने क्या प्रिडिक्शन किया, उन्होंने प्रिडिक्शन किया कि हो सकता हो कि हड़प्पा के लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। किसमें? आफ्टर लाइफ में। उसके साथ साथ कुछ प्रीशियस स्टोन भी मिलते थे, हमें प्रीशियस स्टोन भी मिले हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे जो आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियन है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हो सकता हो कि जो हड़प्पा वासी थे, जो हड़प्पन पीपल्स थे, वो क्या करते थे, वो आफ्टर लाइफ बिलीव करते थे। पर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ऐसे एविडेंसेस हमें बहुत कम मिलते हैं, यानी बहुत कम पिट्स में, बहुत कम ग्रेवयार्ड्स में हमें ऐसे प्रीशियस स्टोन मिलते हैं। तो यानी इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हो सकता हो कि कोई एक एफिलुएंट क्लास वहाँ पे रहा हो, और पर हमें बड़े स्केल पे नहीं मिला है। तो इसके बेसिस पे हम कुछ भी एक क्लियर कंक्लूजन पे नहीं पहुँच सके, बस ये हिस्टोरियन का अजम्पशंस है। सेकेंड पॉइंट जो इसी में है वो है आइटम्स को, हम मटेरियल लाइफ को देखते हैं कि उनके मटेरियल यानी उनके डेली लाइफ में जो यूज़ किए जाने वाली चीज़ें थी, यानी उसको स्टडी करके जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उसको स्टडी करते हैं। उसको दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है। पहला यूटिलिटेरियन, दूसरा लग्जरी। यानी जो पहला है वो डेली लाइफ से, यानी वो जो डे लाइफ में वो यूज करते थे, यानी जो दैनिक जीवन से जुड़ी उनकी चीज़ें होती थी, वो यूटिलिटेरियन आ गई। और लग्जरी मतलब जो हमें बहुत रेयर मिले हैं उसे उन्होंने लग्जरी में कन्वर्ट कर दिया है। अब जैसे डेली लाइफ में हमें जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे पॉटरी, नॉर्मली किचन में यूज किए जाने वाले सारे पॉटरीज, नीडल्स,
फ्लैश रबर्स, जिसका प्रोबेबली इस्तेमाल किया गया किसके लिए, जिसका इस्तेमाल किया गया बॉडी वॉश, एज अ बॉडी वॉशर, स्क्रबर। इसके बेसिस पे लग्जरी आइटम को जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा कि हो सकता हो ये रेयर मटेरियल से बने हों, यानी ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल से बने हों जो ओकेजनली मिलते हों, यानी जो रेयरली मिलते हों, जिसके लिए काफ़ी लेबर लगता हो, जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी से मिलकर बनते हों, उन्हें लग्जरी में डाल दिया गया है। जैसे एक पॉट मिला है हमें फायंस, ये क्या, इसको लग्जरी में डाला गया। उसके साथ साथ ही मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में कुछ हमें परफ्यूम्स भी मिले हैं, यानी वो भी एक लग्जरी आइटम्स था, यानी जो एक नॉर्मल जो क्लास था वो उसे खरीदता ना, उसको परचेज ना करता, उसको एक्सचेंज ना करता चीज़ों से, वो उसकी डेली लाइफ चीज़ों की पार्ट नहीं थी। इसके साथ साथ ही उन्होंने 2-4 चीज़ों पर और फोकस किया कि अगर जो कोई भी मटेरियल है वो उसकी अमाउंट हमें बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो यूटिलिटी का पार्ट है, यानी अगर जो इसका अमाउंट कोई भी मटेरियल का बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि बहुत ये इजीली मिल सकता है, इसको बनाने में उतने लेबर कॉस्ट नहीं लगेंगे। और साथ में ही अगर जो कोई भी ऐसा मटेरियल है जो हमें रेयरली मिलता हो, यानी जो बहुत कम टाइम, बहुत आसानी से ना मिलता हो, उसे उन्होंने लग्जरी में डाल दिया है, लग्जरी में डाला है। जैसे ज्वेलरी के कुछ आइटम्स थे, तो इसके बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि अगर जो लग्जरी वाला आइटम्स यूज करते हैं वो ऑब्वियसली एफिलिएंट क्लास से बिलोंग करते होंगे। सेम वैसे ही पिट्स में जो हमने ग्रेवयार्ड्स की बात की कि उसके अंदर जो डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता होगा, अगर जो वो चीज़ों से उसके अंदर बहुत सारे जैसे कुछ ज्वेलरी है, कुछ कॉपर मिरर है या कोई और बीड्स हैं, इन सारी चीज़ों को अगर उसमें उन्होंने डाला तो इसका मतलब हो सकता है वो अपने आप को एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम से अलग दिखाने के लिए वो करते होंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी हड़प्पा में क्राफ्ट का प्रोडक्शन कैसे होता था, क्या टेक्निक्स वो यूज करते थे, किस तरह के मटेरियल्स को यूज करते थे। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बीड मेकिंग, बीड को कैसे बनाएंगे, कैसे बनाते हैं, उसका प्रोसेस क्या होगा, ग्राइंड कैसे करते हैं, पॉलिश कैसे करते हैं, फिर उसको अंदर होल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। दूसरा है सेल कटिंग, तीसरा है मेटल वर्किंग, क्योंकि हमारे पास मेटल के एविडेंसेस आ गए हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। मेटल वर्किंग और क्या, और हमें मिलता है सील, जो हड़प्पा की एक प्रोमिनेंट फीचर है यहाँ की सील। और एक और फीचर है जो स्क्रिप्ट से जुड़ी हुई है, वो है वेट मेकिंग। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एक्टिविटीज़ करते थे, वो बीड्स बनाते थे, सेल बनाते थे, मेटल से रिलेटेड काम करते थे और ये सारी चीज़ें। उसके अलावा किस तरह के मटेरियल्स वो यूज करते थे, जो मटेरियल्स वो यूज करते थे वो किस तरह के मटेरियल्स होते थे। जैसे एक मटेरियल हो जाता है कार्नेलियन, और क्या हो सकता है जस्पर और क्रिस्टल, स्टेटाइट। मेटल्स में देखते हैं, मेटल्स में हो जाता है जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, और उस समय उस सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज तो कहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि ब्रॉन्ज एक प्रोमिनेंट मेटल होगा। तो यानी इसका ब्रॉन्ज, कॉपर, गोल्ड, तो ये 3-4 मेटल जो वो यूज़ करते थे चीज़ों को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। उसके अलावा वो बहुत सारे शेप्स के बारे में भी उनको नॉलेज थी, यानी आप क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है तो चीज़ों को वो मोल्ड करेंगे, चीज़ों को काटेंगे, चीज़ों को पॉलिश करेंगे, तो वो एक प्रॉपर शेप देने के लिए, तो किस किस तरह के शेप्स आते थे, जैसे
शेप्स में उनके पास एविडेंस, हमारे पास एविडेंसेस होते हैं। डिस्क शेप और सिलेंड्रिकल, क्यूबॉइड, स्फेयर यानी स्फेरिकल होता था, क्यूबॉइड होता था, बैरल शेप और यही सारी, तो ये सारे शेप्स को डिस्कस करते थे, यानी ये सारे शेप्स से रिलेटेड वो काम करते थे। और इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक्स के बारे में देखते हैं, किस किस तरह की टेक्निक्स वो यूज करते थे। जो एक प्रोमिनेंट टेक्निक निकल के आती है वो है ग्राइंडिंग, यानी उनके पास ग्राइंडिंग की टेक्नोलॉजी थी, वो चीज़ वो ग्राइंड करके उसको एक शेप देते थे। पॉलिशिंग, बीड मेकिंग में जो एक मेजर पार्ट होता है वो होता है पॉलिश का, यानी चीज़ों को पॉलिश कैसे करते हैं, तो यानी पॉलिशिंग। उसके साथ ड्रिलिंग, अब जैसे बीड बनाते हैं तो बीड में, बीड को जब गुथने के लिए, जैसे माला देखते हैं जो घरों में यूज किया जाता है, माला है, तो उसमें जो छोटे छोटे बीड्स लगे रहते हैं, जो मनके लगे रहते हैं, उसमें होल होता है। तो बहुत साइज की, जो बहुत वैरायटीज़ के साइज, अगर जो आप फिगर बुक में फिगर पेज नंबर 10 पे फिगर 1.13 देखेंगे तो उसमें देखेंगे एक माला होगा जो बहुत सारे बीड्स उसमें लगे होंगे। तो उस छोटे छोटे बीड्स को उसमें होल करने के लिए, ड्रिलिंग के लिए बहुत एक कॉम्प्लेक्स और बहुत इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो उसके लिए ये ग्राइंडिंग और ड्रिलिंग का इस्तेमाल करते थे। ऐसे ही एक साइट हमें मिलता है, वो है नागेश्वर और बालाकोट। ये एक सी साइड है, यानी ये नदी के पास है, ओशियन साइड है। तो यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से हमें सेल मिलते हैं। सेल मेकिंग हमने अभी रिसेंट में देखा कि वो सेल भी बनाते थे, यानी सेल यहाँ पे मिलते हैं। और सेल के बैंगल्स हो गए, उसके अलावा और भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स वो बनाते थे। तो ये हो गए क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब देखते हैं कि जो क्राफ्ट सेंटर्स थे, यानी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उसकी आइडेंटिफिकेशन, यानी हमें कैसे पता चला कि कोई एक पर्टिकुलर साइट, पर्टिकुलर सेटलमेंट क्राफ्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। तो उसके लिए जैसे एक एग्जांपल स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि मोहनजोदारो जो 125 हेक्टेयर में फैला था, वहीं चामुंडरो 7 हेक्टेयर के था। तो एक इतना बड़ा सेटलमेंट जबकि एक इतना छोटा सेटलमेंट था चामुंडरो, और इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग होती थी, यानी छोटे से सेटलमेंट में इतनी बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जबकि एक बड़ा सेटलमेंट है मोहनजोदड़ो, उसमें इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। तो सेंटर को पहचानने के लिए हिस्टोरियन जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 3-4 पैरामीटर्स बताए हैं। जिसमें पहला है कि जैसे अगर जो कहीं भी एक एग्जाम्पल ऐसा समझते हैं, कोई भी एक कंपनी है, अगर जो कंपनी काम कर रही है तो वहाँ पे उसके कुछ रॉ मटेरियल्स होंगे। ऑब्वियसली अगर वो चिप्स बनाने वाली कंपनी है तो उसके आलू के रॉ मटेरियल्स हमें मिलेंगे। तो वैसे अगर कोई वहाँ पे एक सेंटर है, तो यानी वहाँ पे जो भी चीज़ बनता होगा, बीड्स बनने तो बीड्स के रॉ मटेरियल्स, कोई मेटल का काम कर रहा है तो मेटल के रॉ ऑर्स, जो उसके रॉ मटेरियल्स हैं वो मिल जाएंगे। तो हमें रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, पहला। दूसरा हमें स्टोन नोड्यूल्स मिलते हैं। तीसरा सेल्स मिलते हैं। चौथा कॉपर ओर, यानी कॉपर एक बड़ा मेटल था, एक प्रोमिनेंट मेटल था जो उसको यूज़ करते थे लोग, तो उसे कॉपर के मिलते हैं। उसके अलावा फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी अगर जो सेटलमेंट ड्रेन हो चुका है, सेटलमेंट पूरी तरह से गायब हो चुका है, तो वहाँ पे कुछ सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड प्रोडक्ट भी मिलते हैं, यानी जो उन्होंने एक्सचेंज नहीं किया हो, जो स्टॉक के रूप में रखे हुए हैं। इसके साथ सेमी फिनिश, यानी जो कंप्लीट, यानी अभी भी प्रोडक्शन के टाइम बाउंड्री लिमिट में ही है, वो पूरी तरह से फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। और क्या, ओर्स मिलते हैं।
अब कोई मेटल है, जैसे अगर जो वो कॉपर का यूज़ कर रहे हैं तो कॉपर के ओर, अगर जो गोल्ड यूज कर रहे हैं तो गोल्ड का ओर, वो भी मिलता है। इसके अलावा अब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कुछ वेस्ट जनरेट होता है, तो यानी वो वेस्ट। तो अगर जो किसी भी साइट पे इतनी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि हो सकता हो ये पर्टिकुलर साइट क्राफ्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कि क्राफ्ट प्रोडक्शन तो हमने समझ लिया, पर ये सारे मटेरियल्स जो होते थे, कॉपर कहाँ से आता था, कहाँ से गोल्ड आता था, कहाँ से लैपिस लैजुली आती थी, स्टेटाइट कहाँ से आता था, कार्नेलिन कहाँ से आता था, तो ये मटेरियल्स को मंगाते कहाँ से थे, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर साइट कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता कि ट्रेड है, एक्सचेंज है, तो ज़रूरी है कि वो चीज़ों को मंगा रहे हैं, कहीं से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सारे रॉ मटेरियल्स के सोर्स कहाँ थे। तो इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, जो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, CUT में भी पूछा गया है और बोर्ड में पूछा गया है। ये एक पर्टिकुलर साइट है, यहाँ से क्या ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं और ये साइट किस स्टेट में पड़ती है। तो इसको मैंने एक चार्ट में बना दिया, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आप इजीली देख सकते हैं। जैसे कार्नेलियन कहाँ से मिलता है, बहरूच, और बहरूच कहाँ, गुजरात में है। ऐसे ही कॉपर कहाँ से आता था, क्षेत्रीय रीजन से आता था, और क्षेत्रीय रीजन को जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको क्या बोला, गणेश्वर जोधपुर कल्चर के नाम से एक डिफरेंट कल्चर ही बोल दिया गया है उसको। और कॉपर 2 साइड से आता था, एक राजस्थान और एक ओमान से आता था। ओमान को मेसोपोटामिया के स्क्रिप्ट में हमने मेगान के नाम से जाना जाता है, यानी मेसोपोटामिया के स्क्रिप्ट में ओमान को मेगान भी बोलते हैं। उसके अलावा सेल, अभी हमने बताया नागेश्वर से सेल आता था, बालाकोट, और नागेश्वर बालाकोट कहाँ पे है, नागेश्वर गुजरात में, बालाकोट कहाँ, पाकिस्तान में है, तो इसको याद करने के लिए। उसी साथ लैपिस लेजुली कहाँ, सौरतुगाई कहाँ, अफगानिस्तान। इसी साथ स्टेटाइट का कोई एक पर्टिकुलर साइट नहीं बताया है, ये स्टेट से आता है, साउथ ऑफ राजस्थान प्लस नॉर्थ ऑफ गुजरात। एक और मेटल बच जाता है, वो है गोल्ड कहाँ से आता है, गोल्ड आता है हमारा साउथ इंडिया से आता है। तो ये चार्ट आप याद कर लीजिए, इस चार्ट को आप याद कर सकते हैं, आप अपने फिगर में, अपने कॉपी में, नोटबुक में बना लीजिए, ये चार्ट बहुत आपके यूजफुल आने वाला है। उसके साथ साथ ही कुछ डिस्टेंट लैंड, यानी वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते थे, यानी किसी फॉरेन लैंड से भी एक्सचेंज करते थे, वो अपने सेटलमेंट में ही नहीं, वो अपने बाउंड्री के बाहर भी एक्सचेंज करते थे। जैसे ओमान का कॉपर जो था, अभी हमने देखा ओमान से वो कॉपर मंगाते थे, और हड़प्पा में जो कॉपर के आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं, इन दोनों में निकल के एविडेंस पाए गए हैं। तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि हो सकता हो कि इन दोनों का ओरिजिन एक ही जगह हो, और वो प्रोबेबली कहाँ है, ओमान है, क्योंकि हड़प्पा में एक स्पेशल टाइप का जार, जिसको अंदर से एक ब्लैक सॉइल से कोटेड था, एक स्पेशल पर्पस के लिए। इसका एविडेंस कहाँ से मिला है, एविडेंस हमें मिला ओमान में मिला है। यानी ये जार जो हड़प्पा वासी थे, जो हड़प्पन्स थे, वो क्या करते थे, वो देते थे ओमान को, ओमान से क्या लेते थे, वो कॉपर लेते थे, ये एक्सचेंज करते थे। उसके अलावा सेम टाइम पीरियड में एक सिविलाइजेशन मिलती है, मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिसकी स्क्रिप्ट को हिस्टोरियन ने डिसिफर कर लिया है, यानी इसकी स्क्रिप्ट हमने पढ़ लिया है। तो इसमें 3 जगहों के नाम आते हैं, पहला मगान, दूसरा दिलमुन, तीसरा मेलुआ।
अब जो पॉसिबिलिटीज़ है, मेगान हो सकता है वो ओमान को बोला जाता है, दिलमुन बहरीन को बोला जाता है, और मेलुआ हड़प्पा। हालांकि इसका कंफर्मेशन नहीं है, ये बस एक प्रिडिक्शन है कि मेलुआ हो सकता है हड़प्पा को बोला जाता है। उसके अलावा उनके स्क्रिप्ट में एक हाजा बर्ड का भी मेंशन है, जो एक स्पेशल टाइप का बर्ड, पिकॉक बर्ड को बोला जाता है, और वो मेलुआ से उसका रेफरेंस है। उसके अलावा स्क्रिप्ट में भी ये भी लिखा गया है कि हड़प्पा के लोग यानी मेलुआ के जो लोग थे वो सीफरर्स थे। सीफरर्स मतलब होता है कि जो सी लैंड, या कहने का मतलब है लैंड ऑफ सीफरर्स यानी नाविक, यानी जो सी का इस्तेमाल करते हो ट्रेड और एक्सचेंज के लिए, यानी लैंड ऑफ सीफरर्स। तो ये था हमारा एक्सचेंज। अब हम देखते हैं पॉइंट अपना टॉपिक नंबर नेक्स्ट, जो है सील्स, स्क्रिप्ट, वेट। बहुत ही छोटा पॉइंट है, छोटा टॉपिक है। सील्स का मतलब होता है ठप्पा। जैसे इसका पर्पस जो था वो पर्पस था लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए या एक्सचेंज के लिए, इन दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो अब लॉन्ग डिस्टेंस कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, यानी प्लेस ए से प्लेस बी तक, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो मटेरियल को वियर एंड टियर डैमेज हो जाए या उस कंडीशन में ना पहुंचे जिस कंडीशन में वो अपने नेटिव ओरिजिन से जा रही है। तो इसके लिए वो एक सेफ चीज़ चुनते थे। वो सील्स को क्या करते थे, जो भी आइटम होता था उसके ओरिजिन पे यानी उसके मुंह पर क्या करते थे, वो मिट्टी को लगा देते थे और उस पर एक मुहर लगा देते। और सील ये प्रोबेबली क्या करता था, आइडेंटिटी यानी जो सेंडर है उसकी आइडेंटिटी या सेंडर का डिजिग्नेशन, क्या प्रोफेशन है, क्या आइडेंटिटी है, कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें कवर करती थी। उसके अलावा सील में जो स्क्रिप्ट थी यानी जो चीज़ लिखी जाएगी उसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। स्क्रिप्ट में यूजुअली साइंस होते हैं, कुछ सिंबल्स साइंस का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने सिंबल और साइन दोनों इस्तेमाल किया। तो यूजुअली जो हमें ऑन एन एवरेज मिला है वो 375 प्लस से 400 के आसपास हमें साइंस मिले। इतने साइंस को वो इस्तेमाल करते थे चीज़ों को लिखने के लिए। और इंस्क्रिप्शन यानी एक बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें टोटल 26 साइंस का इस्तेमाल करके एक ही इंस्क्रिप्शन पे लिखे गए। और यूजुअली वो लिखते किस पे थे, वो लिखते थे मेटल्स पे, जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, और सॉइल यानी मड पे, मिट्टी पे भी लिखते थे, जैसे पॉटरी यानी पॉटरी पे भी वो लिखते थे। लिखने का काम इतने सारी चीज़ों पे होता था। उसके अलावा एक है वेट का सिस्टम, क्योंकि अब इतना कॉम्प्लेक्स है इनका इकोसिस्टम, इनकी इकोनॉमी इतनी कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे ट्रेड हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। और ट्रेड और एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है, बार्टर सिस्टम करो। कोई करेंसी के एविडेंस हमें नहीं मिले हैं, तो बार्टर सिस्टम के बेसिस पर पूरी इतना बड़ा इकोसिस्टम वो चला रहे हैं। तो एक्सचेंज जो था, जो भी चला था, वो बहुत प्रिसाइज सिस्टम था। बहुत ही प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट, यानी वेट का बहुत ही एकदम सटीक, एकदम यूनिफॉर्म सिस्टम उन्होंने वेट का इस्तेमाल किया था। अब वेट को बनाने के लिए एक स्टोन का इस्तेमाल करते थे वो, जिसको हम चर्ट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि चर्ट क्या होता है। चर्ट एक स्टोन होता है जिससे वेट बनाते हैं, और इस चर्ट से जो वेट का शेप होता था वो होता था क्यूबॉइड, लूडो की गोटी की तरह क्यूबॉइड। और लूडो की गोटी मतलब वो क्यूब टाइप की होती है, पर उससे थोड़ा सा क्यूबॉइड सिमिलर ही है। और इसमें जैसे लूडो की गोटी में साइंस होते हैं, ऊपर नीचे आगे बागे सब सारे फेसेस के पास, पर इसमें कोई भी साइन नहीं है, कोई मार्किंग, कोई सिंबल है ही नहीं, कोई मार्किंग नहीं है।
जो ये दर्शाता है कि हो सकता हो वो उन्होंने एक बिना सिंबल के यूज़ करते हैं और लोअर डिनोमिनेशन के लिए यानी कम वेटों के लिए बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 बाइनरी नंबर्स का इस्तेमाल करते थे। और हायर के लिए वो डेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। अब वेट का इस्तेमाल कहाँ करते थे? वेट का इस्तेमाल हो सकता था वो ज्वेलरी में करते हैं, ज्वेलरी मेकिंग में। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों की कारीगरी होती है तो उसके लिए ज़रूरी है, बीड्स बनाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए वो वेट का इस्तेमाल करते थे। तो आज के वीडियो में इतना ही बस। और अगर जो इस वीडियो का आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। इसके साथ साथ भी कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।